मार्केट में प्ले स्टेशन, पीसी सब अवेलेबल है, लेकिन फिर भी 70 to 80% गेमिंग होती है मोबाइल फोन पे। यानी कि 70 से 80% का मार्केट मोबाइल फोन गेमिंग ने ले रखा है, जिसके अंदर आपके फ्री फायर, बीजीएमआई सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और गेमिंग का जो मार्केट है उसके अंदर स्मार्टफोन का शेयर देखे तो 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक कई स्मार्टफोन में शेयर आता है, जिसके अंदर गेमिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है। यानी कि अगर मैं सिर्फ मोबाइल फोन गेमिंग की बात करूं तो एक जमाना नोकिया 1100 का था, जिसके अंदर लोग स्नेक का गेम खेला करते थे। उसके बाद देखा जाए तो स्मार्टफोन वाले स्पेस के अंदर आपको देखने को मिला एंग्री बर्ड जैसा यहाँ पर गेम, जिसके अंदर लोग गेम करते थे। फिर टेंपल रन आया, उसके बाद जब 2018 में पबजी आया, तब से इंडिया में गेमिंग और मल्टीप्लेयर गेमिंग धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, जिसके चलते कई सारी कंपनीज ने मोबाइल फोन और गेमिंग फोन्स को निकालना शुरू कर दिया। और उसमें से कुछ कंपनीज थी एसुस का ROG फोन, ब्लैक शार्क जैसी कंपनी थी। लेकिन क्या हुआ, आते आते घूम फिर के बाद ये देखिए इतना महंगा गेमिंग फोन कोई लेता नहीं इंडिया में। घूम फिर के मिड रेंज वाली कैटेगरी आ गई, जिसके अंदर आज के समय मेजॉरिटी गेमिंग होती है। और इसमें मैं लोगों को भी गलती नहीं समझता। अक्सर इंडिया में एक प्रॉब्लम ये थी कि जो गेमिंग रहती है ना, इसे मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबी माना जाता है। और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए गेमिंग कंसोल या गेमिंग पीसी की बात नहीं करता। मतलब अगर पढ़ाई लिखाई के लिए पीसी या लैपटॉप की बात करोगे तो आपके मम्मी पापा आपको एक पीसी यहाँ पर दिला देंगे, लेकिन आप बोलो कि मेरे को गेम खेलने के लिए गेमिंग पीसी चाहिए, वो तो कोई मम्मी पापा नहीं दिलाने वाले। इवन प्ले स्टेशन तो भूल ही जाओ कि आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसलिए कई सारे 90s किड्स का यहाँ पे ड्रीम था कि खुद का एक प्ले स्टेशन होना चाहिए उनके पास, क्योंकि अक्सर उन्होंने गेमिंग पार्लर वगैरह में प्ले स्टेशन को यहाँ पर देखा था। लेकिन उसको एक्वायर या उसको ओनरशिप का जो फील था ना, वो कई लंबे समय तक ये लोग नहीं ले पाए थे। और आज के समय में जब कई सारे मिलेनियल्स यहाँ पे बड़े हो गए और अर्निंग कर रहे हैं, तो कई लोगों ने यहाँ पे प्ले स्टेशन इसीलिए खरीदा है क्योंकि उनके साथ उनका एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर था। लेकिन अगर हम लोग घूम फिर के बात करें तो यार मोबाइल फोन गेमिंग का यही ट्रुथ है कि आज के समय में मल्टीप्लेयर गेमिंग और हाइपर कैजुअल गेमिंग यहाँ पे पॉपुलर है। और ये जो गेमिंग होती है इसके अंदर जो माइक्रो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वहां से पैसा बनाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल गेमिंग थी जिसके अंदर स्टोरी होती है, अच्छा गेम प्ले होता है ना, वो आज भी मोबाइल फोन से थोड़ा सा दूर है। और मोबाइल फोन में देखा तो कुछ गेमर्स ऐसे हैं जो इम्यूलेटर स्टाइल डाल के यहाँ पे गेम खेलना पसंद करते हैं। लेकिन इसी वजह से क्योंकि मोबाइल फोन ज्यादा आसानी से मिल रहा था, इजिली एक्सेसिबल था, उसमें गेम आसानी से चल रहा था, इसलिए इंडिया में पॉपुलर हुई। लेकिन अगर हम लोग इससे आगे बढ़ के बात करें तो गेमिंग पीसी का क्या कल्चर है। देखो सच बात है कि गेमिंग पीसी होते हैं महंगे और मोबाइल फोन होता है सस्ता, इस वजह से मोबाइल फोन के ऊपर लोग जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो सेकंड नंबर पे जो गेमिंग होती है ना सबसे ज्यादा, वो आपके पीसी पर ही होती है। यानी कि गेमिंग पीसी के मार्केट शेयर की बात करें तो 14% से लेके 15% है, जिसके अंदर एक अच्छा गेमिंग पीसी आज के समय में बनाना है तो लाख 1.5 लाख रुपए तो आपका यहाँ पे लग जाएगा। क्योंकि सच बात है कि मेमोरी क्राइसिस हो रखा है। एक साल पहले तक इसकी कीमत बहुत कम थी और आज के समय में मेमोरी ही इतनी ज्यादा हो रही है जितने में ग्राफिक कार्ड आ जाता था। तो अब लोग यहाँ पे गेमिंग या गेमिंग पीसी यहाँ पर खरीदेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, बिल्ड कैसे करेंगे। और इंडिया में ना पीसी कल्चर काफी तरीके से डिवाइड हो गया। यानी कि एक तो आपके DIY यानी कि एक ऐसे पीसी जिसे आप खुद असेंबल कर सकते हैं, उसका एक कल्चर है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई इतना महंगा ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, गलती से गलत फिट हो गया तो इतना सारा पैसा लॉस हो जाएगा। इसलिए ज्यादा लोग जाते हैं अपने भैया के पास, एक गेमिंग वाला भैया होता है जिससे वो पीसी पूरा असेंबल करवाते, उसको पैसे देते, भैया तू पैसा ले और हमें अपने हिसाब से स्पेसिफिकेशन डाल के एक बढ़िया सा गेमिंग बना के पीसी दे दे, बस हम उस पर अपना गेम खेलना शुरू करें और वो चालू हो जाए। जिस वजह से मार्केट में देखा जाए तो बढ़िया तरीके से गेमिंग पीसी चल रहे थे, जिसका यूज सिर्फ गेमिंग में नहीं, स्पेशली वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, फोटो एडिटिंग में भी काफी ज्यादा किया जा रहा था, जिससे भी लोग यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से उससे अर्निंग भी कर रहे थे, गेमिंग का मजा ले रहे थे। लेकिन करंट सिचुएशन मार्केट में वैसे कि एक नया गेमिंग पीसी बिल्ड करना एक अमीरों वाला शौक हो गया। मतलब कि जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक्सपेंसिव हॉबी थी गेमिंग, वो अब मोर एक्सपेंसिव हॉबी हो गई है। और वेस्ट में जहां पर गेमिंग एक हॉबी माना जाता था, अब वो वहां पे एक्सपेंसिव हॉबी हो गई है। इस तरीके से कहानी चल रही है गेमिंग पीसीज की। और हाँ, अगर हम लोग बात करें गेमिंग लैपटॉप की, तो गेमिंग लैपटॉप का कल्चर भी इंडिया में डेवलप हुआ था, स्पेशली इंडिया में जो बॉयज हॉस्टल्स होते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे जो बच्चे रहते हैं घर से दूर रहते हैं, वहां पे गेमिंग लैपटॉप लेते हैं और उसका यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो मम्मी पापा नहीं है चेक करने के लिए, जिस वजह से वहां पे गेमिंग वाला कल्चर तेजी से यहाँ पे बढ़ सकता है। और ऑब्वियसली लोग वहां पे मल्टीप्लेयर गेम जैसे फोर्टनाइट हो गया, वैलोरेंट हो गया, सब खेलना पसंद करते हैं। इवन GTA 5 इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, जो आज के समय में पीसी गेमिंग में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हर दूसरे इंसान जिसने गेमिंग पीसी बनाया या फिर गेमिंग लैपटॉप लिया, उसके अंदर आपको GTA 5 तो अक्सर मिल ही जाता है। लेकिन बात है कि आज के समय में गेमिंग लैपटॉप भी थोड़े महंगे हैं, आवाज ज्यादा करते हैं, बैटरी लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में काफी अच्छे तरीके से अभी भी है, पॉपुलर है। लेकिन धीरे धीरे लोग वो पीसी के अंदर ही यहाँ पे करते हैं। लेकिन बात करी जाए तो गेमिंग कंसोल की कहानी काफी अलग है इंडिया में। इंडिया में देखा जाए तो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की जंग कभी रही नहीं, हमेशा से प्ले स्टेशन ही आगे रहा और प्ले स्टेशन ही नंबर
नंबर बन रहा। इवन आपको एक बात बताता हूँ, 2020 में जब एक साथ PlayStation 5 और Xbox लॉन्च हुए थे तो वहां पे Xbox का सीरीज X डे 1 पे इंडिया में अवेलेबल करवा था माइक्रोसॉफ्ट ने। उन्हें उम्मीद थी कि चलो सोनी वाले का PlayStation यहाँ पे डिले हो रहा है तो हम अपना इंडियन मार्केट में पहले ले आते हैं, लेकिन यार वो इतना ज्यादा बड़ा फ्लॉप हुआ कि इंडिया में पॉपुलैरिटी नहीं आई और इस वजह से एक साल से ज्यादा हो गया Xbox का इंडिया में नया स्टॉक ही नहीं आया। जो भी स्टॉक इंडिया में अवेलेबल है वो सारा पुराना हो चुका है या फिर आपको सेकंड हैंड स्टॉक देखने को मिल रहा है। इंडिया में जो गेम डिस्क रहती है Xbox की वो भी रेयरली यहाँ पर मिलती है। कुल मिला के बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो गेमिंग रहती है Xbox वगैरह की बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। गेम पास कुछ लोगों ने एंजॉय किया लेकिन वो घूम फिर के पीसी वाले यूजर थे और आगे चल के Xbox का क्या फ्यूचर होगा इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। ग्लोबल लेवल पे पता चल रहा है कि Xbox का फोकस एक नए कंसोल पे सस्ता बना रहे हैं, कह रहे 2027 में आएगा, फिर मेमोरी क्राइसिस चल रहा है, इससे प्राइसिंग और ज्यादा आगे जा रही है तो वहां पे बोला जा रहा है कि अब क्लाउड गेमिंग पे फोकस हो रहा है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन वहीं सोनी की बात करें तो सोनी का PlayStation देखा जाए तो इंडिया में एक इमोशन था, जिस वजह से आज भी देखा तो पुराने PlayStation 3 PlayStation 4 की डिमांड है। भले ही PS3 PS4 सालों पहले बनना बंद हो चुके हैं, इनका प्रोडक्शन ही सोनी बंद कर चुकी है, लेकिन मार्केट के अंदर आपको सेकंड हैंड थर्ड हैंड रिफर्बिश्ड PlayStation 3 PlayStation 4 देखने को मिल रहे हैं। इवन मैंने एक दुकान में पता किया था वो 10,000 या इवन 9,000 तक भी तैयार हो गया था PS3 देने के लिए, जिसके अंदर 20 से 25 आपकी पसंदीदा गेम होंगे। हालांकि वो जेल ब्रेक वाला मॉडल दे रहा है और इंडिया में PS3 PS4 के जेल ब्रेक वाले मॉडल्स बहुत पॉपुलर है। PS4 15-16 हजार रुपए में मिल रहा था एंट्री लेवल वाला। तो इस तरीके की चीजें हैं मार्केट में जिसके अंदर लोग एंट्री लेवल पे गेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में एक सपना था लोगों का PlayStation खरीदना, लोग उसको देखते हुए बड़े हुए थे और PlayStation तो अभी तक का मोस्ट सक्सेसफुल गेमिंग कंसोल है और उसको वो लोग खरीदना चाहते थे। आज जब खरीदना चाहते थे तब पैसे नहीं थे, मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया। आज के समय जब पैसा आ रहा है तो जिसके पास ज्यादा पैसा वो PlayStation 5 ले रहा है, जिसके पास ऑब्वियसली थोड़ा कम पैसा है वो अपना एटलीस्ट शौक पूरा करने के लिए PS3 PS4 ले रहा है, कम से कम अपना बचपन का सपना पूरा कर पाए। इस वजह से आज भी देखा जाना मार्केट में PS3 PS4 की डिमांड है। इवन PS5 भी इसी वजह से मार्केट में बिक रहा है। लेकिन अगर हम लोग वहीं बात करें तो सोनी को यह बात पता है कि इंडिया में उसका जो मार्केट है उसी तरीके से ग्रो करा है और इंडिया में इवन जेल ब्रेकिंग जो होती है कंसोल्स की वो भी पॉपुलर है, क्योंकि इंडिया में लोग गेम कंसोल के लिए चलो पैसा निकाल लेंगे लेकिन गेम खरीदने के लिए पैसा निकालने वाले। इस वजह से सोनी के लिए जो PlayStation की प्रायोरिटी है ना वो थोड़ी पीछे, जिस वजह से जब PlayStation ग्लोबली लॉन्च हुआ था इंडिया में आते आते उसे 1 साल का टाइम लग गया था और बहुत ही लिमिटेड कंसोल्स आते थे जब PlayStation 5 था। और आज के समय बात कर तो PS5 Pro को लॉन्च होने के लिए 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी PS5 Pro का नामो निशान इंडिया में नहीं है। ग्रे मार्केट में PS5 Pro मिल रहा है लेकिन अभी भी फर्स्ट हैंड PS5 अगर ऑफिशियली सोनी से लेना चाहते हो वो चीज नहीं मिल रही है। और उसका सिंपल सा रीजन है कि सोनी वाले इंडिया के PlayStation मार्केट को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और इंडिया के अंदर बात है कि अगर वो PS5 Pro पहले लेकर आना चाहते तो ला सकते थे। हाँ पता है उसके साथ वाईफाई का इशू था, वाईफाई 7 का लाइसेंस ओपनली इंडिया में अवेलेबल था नहीं, तो वो क्या करते कि वाईफाई 7 को डिसेबल कर देते सॉफ्टवेयर से और एक स्पेशल PS5 को इंडिया के लिए ले आते। इस तरीके से बात की जा सकती थी लेकिन सोनी ने टोटली रिजेक्ट किया और आज भी रूमर्स आते हैं कि PlayStation 5 मार्केट में आएगा। लेकिन सच बात यह कि आज भी बात की जाए तो जो PS5 Pro है अगर वो आता भी है ग्रे मार्केट के थ्रू तो 80,000 का आता और रिसेंटली PlayStation 5 की प्राइसिंग भी यहाँ पर मार्केट में हाइक हुई है, जिसका सीधे सीधे इम्पैक्ट अब ये पड़ा है कि अब सोनी वाले आसानी से जल्दी PlayStation 5 Pro को शायद मार्केट में न लाए और लाएंगे तो बहुत ही प्रीमियम कीमत पे आएगा। और सोनी को पता है जिसको इंडिया में खरीदना होगा ना PS5 Pro वो ऑलरेडी ग्रे मार्केट से ले चुका होगा, तो ये एक बात रहेगी। इसके अलावा बात करें तो इंडिया में जो गेम्स रहते हैं PlayStation और कंसोल्स के वो महंगे रहते हैं और जेल ब्रेकिंग अभी भी जो महंगे PlayStation और नए PlayStation आते हैं वो अभी इतनी इफेक्टिव है नहीं, जिस वजह से सिर्फ सिलेक्टेड और शौकिया लोग उन PlayStation को लेते हैं और उसकी मेंबरशिप वगैरह लेते हैं जो PS Plus की आती है वो भी थोड़ी सी यहाँ पर एक्सपेंसिव ही साइड में पड़ती है, जिस वजह से थोड़े से महंगे शौक होते हैं ये। और आज भी देखा तो मेजोरिटी इंडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आज भी इनको लग्जरी आइटम्स में रखा जाता है, इसलिए कंसोल का मार्केट इंडिया में और छोटा हो जाता है। इसके बाद बात कर तो इंडिया में हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल का भी मार्केट इवॉल्व हुआ है लेकिन वो भी बिल्कुल ही नाम मात्र है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपके हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में निंटेंडो की। निंटेंडो इंडिया को टियर 1 मार्केट नहीं समझता है, इसलिए अभी तक निंटेंडो इंडिया के अंदर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, ना ही इसके गेम्स यहाँ मिलते हैं, घूम फिर के बाहर से ग्रे मार्केट से आके ये बिकता है। सेम विद स्टीम डेक। स्टीम डेक एक ऐसा हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल निकल कर आया था जो स्टीम OS पे चलता था जो कि लिनक्स बेस्ड था और उसमें एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि गेम उसके हिसाब से काफी अच्छे तरीके से चलते थे और जबकि वो पीसी वाले गेम्स हुआ करते थे। इसका ऐसा इंपैक्ट पड़ा है स्टीम OS का यहाँ पे इंडस्ट्री पे कि विंडोज वाले यूजर्स को जलन होने, विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को पता लगा कि विंडोज से बेटर गेमिंग तो लिनक्स करवा रहा है और आज के समय में विंडोज का एक नया K2 निकालने का प्लान कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट, ताकि जिसके अंदर वो गेमिंग का बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि सच बात बताऊं, प्रॉब्लम कई बार पीसी हार्डवेयर की नहीं है, पीसी में अच्छा हार्डवेयर मिल जाता है, कई बार लगता है जो विंडोज होता है ना वो यहाँ पे रोक रहा है, कई बार ड्राइवर इश्यूज आ जाते हैं, एक अपडेट आती है विंडोज क्रैश हो जाती है, अलग अलग दिक्कतें आती हैं, तो ये एक चीज है। लेकिन हैंडहेल्ड का मार्केट इंडिया में बिल्कुल ही नाम मात्र है। इसका एक पीछे का रीजन बताता हूँ कि इंडिया में किस तरीके के हैंडहेल्ड चलते हैं। इंडिया में हैंडहेल्ड चलते हैं आपके एंड्रॉइड गेम वाले, जो एंड्रॉइड हैंडहेल्ड होते हैं, जो बेसिकली बड़े एंड्रॉइड फोन जैसे होते हैं, जिसके साइड में आपको बटन और कंट्रोलर्स देखने को मिलता है। लेकिन आज भी जो इंडिया में मिलते हैं वो बेसिक एंट्री लेवल हैंडहेल्ड होते हैं, जो आज के समय में आपको बेसिक मीडियाटेक के चिपसेट के साथ देखने को मिलेंगे। ये बेसिक एंड्रॉइड गेम्स ही चला पाएंगे, हालांकि इनको लिया जाता है एग्जैक्टली में इम्यूलेटर चलाने के लिए, ताकि इम्यूलेटर चला के जो पुराने PSP, PS2 के जो गेम्स होते हैं, जो 8 बिट रेट्रो गेम होते हैं, जो मारियो था पुराना वाला, वो खेलने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो हाँ, उस तरीके से इधर ये कहानी चलती है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो प्रॉपर हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है जैसे MSI, क्लो या Asus का ROG Ally हो गया, यार इसका तो मार्केट बहुत ही कम है। पहली बात, ये आज के समय में बहुत ही ज्यादा नीश प्रोडक्ट है। मेमोरी क्राइसिस के बाद कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं, और घूम फिर के देखा जाए तो एक छोटा सा मिनी पीसी आपको अपने हाथों में यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसके अंदर बात करें तो आज भी देखा तो विंडोज बेस्ड एक मिनी पीसी और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, बस उसको फॉर्म फैक्टर उन्होंने चेंज कर दिया है। वैसा ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको बहुत ही महंगे AAA टाइटल उस पे खेलने, तो वो चीज उस पे उतने एफिशिएंटली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ जाओ, आपको एक प्रॉपर गेमिंग पीसी बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक अच्छे शौकिया चीज के लिए अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी जब इतनी महंगी कीमत पे मिल रहा है, और जो नए वर्जन टाइम पे जब इंडिया में लॉन्च नहीं होते, तो इंडिया में इसका जो मार्केट है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो निंटेंडो भूल जा, स्टीम डेक भूल जा, ये ऑफिशियल अवेलेबल है नहीं, और जो ऑफिशियली अवेलेबल है वो भी पुराने मॉडल है। और जो चीज इंडिया में थोड़ी बहुत बिक जाती है वो एंड्रॉइड वाले गेमिंग हैंडहेल्ड्स हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एमुलेटर वगैरह लोग चला रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी गेमिंग स्टिक भी इंडिया में पॉपुलर हो गई है, जहाँ पे एक छोटा सा डोंगल रहता है HDMI पोर्ट का, जो टीवी के पीछे लगता है, जिसके अंदर आप पुराने रेट्रो गेम खेल सकते हो। PSP का एमुलेटर चल जाता है जिसके अंदर, लेकिन बहुत ही एंट्री लेवल है, और किसी को बिल्कुल ही बेसिक या एंट्री लेवल की गेमिंग करनी है भाई बड़े स्क्रीन के ऊपर, तो वो कर सकता है। तो ये एक चीज रहेगी। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में एक चीज मार्केट में पॉपुलर रही जो हमेशा से, जिसने इंडिया के मार्केट के अंदर गेमिंग कल्चर को डेवलप होने दिया, वो थी पायरेसी। पायरेसी को ऐसा मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि पायरेसी के अंदर आपको भले ही फ्री में गेम मिल जाए, लेकिन नुकसान इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली डेवलपर्स वगैरह पैसा नहीं बना पाते, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, रैनसमवेयर आ सकता है, आपका पूरा कंप्यूटर लॉक कर दिया, फिर वो पैसे मांग रहा है। इवन सबसे बुरी चीज स्पाईवेयर कर दिया, आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइल्स को इंटरनेट पे कहीं पे जाके अपलोड कर दिया, पर्सनल फोटोग्राफ को। तो ऐसे रिस्क एक पायरेटेड गेम के साथ यहाँ पर होते हैं, तो ये तो रहेगी। लेकिन हाँ, एक जमाने में पायरेसी एक ऐसी चीज थी जिसने यहाँ पर इंडिया में गेमिंग कल्चर को थोड़ा जिंदा रखा, जिस कारण से ज्यादातर लोगों ने जो GTA के पुराने गेम्स है, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, बहुत ही रेयर चांसेस है किसी ने खरीदा उन गेम्स को, ज्यादातर लोगों ने उसको पायरेट करके एंजॉय किया। और यही एक रीजन है, कई सारे पुराने ऐसे गेम्स थे जो पायरेसी के कारण इंडिया में पॉपुलर हुए, लेकिन वेस्ट में पॉपुलर नहीं हो पाए, जिस वजह से डेवलपर ने कोई पैसा नहीं बनाया वहां पे, और आज के समय उनके नेक्स्ट वर्जन आपको देखने को नहीं मिलता। और जो वर्जन वेस्टर्न मार्केट में पॉपुलर है ना, वही गेम्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। और एक वन ऑफ द क्रेजी एग्जांपल है इंडिया में GTA की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की, लेकिन पायरेसी ना हो जाए, जिस वजह से GTA 6 सबसे पहले PlayStation 5 और Xbox पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि अगर PC पे डाल दिया तो 2-3 दिन में वो पायरेट हो सकता है। इसलिए 1 साल तक तो ये लोग एक्सक्लूसिव रखेंगे GTA 6 को सोनी और Xbox पे, और वहां से रॉकस्टार वाले ढेर सारा पैसा बनाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको लॉन्च करेंगे आपके PC वगैरह के ऊपर। हालांकि PC के ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रॉकस्टार गेम और बाकी लोग भी बहुत ही स्मार्ट है, उन्हें पता है कि पायरेसी कैसे काम करते हैं और उसको कैसे टैकल करना है। इसके भी मल्टीपल तरीके रहते हैं उनके पास। लेकिन एक बात है कि पायरेसी वाली चीज ने ना थोड़ा फायदा भी पहुंचाया। जिसकी सिंपल सी बात है कि कोई इंसान अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुरुआत में यूज करता है, जैसे कोई पायरेटेड विंडोज यूज कर रहा है, अडोबी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसे रोकती नहीं है। वो ये चाहती है कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं ना, एक बार उनके सॉफ्टवेयर की आदत पड़ जाए उनको, और उससे फैमिलियर हो जाए, ताकि फ्यूचर में जब उनकी जॉब लगे या किसी बड़ी पोजीशन पर जाए, तो वहां पे किसी इन्वायरमेंट में वहां पे वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को ही यूज करें। ये एक स्ट्रेटेजी खेली जाती थी। सेम विद गेमिंग में भी इनिशियल लेवल पे पायरेसी को थोड़ा अलाउ किया गया, ताकि इंडिया में गेमिंग कल्चर थोड़ा पॉपुलर हो जाए, और जो लोग पैसे दे सकते हैं वो दे। लेकिन एक बार जब लोग ओरिजिनल गेम के ऊपर ट्रांजिशन हो जाएंगे, तो वहां से पायरेसी वाले गेम के ऊपर वापस जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे पायरेसी के अंदर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है, और अगर आपको पैसे देके फ्री ऑफ माइंड एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो पैसे देके गेम को खरीदो। और ये चीज शायद GTA 6 के साथ हो सकते है कि GTA 6 का अगर कोई क्रैक्ड वर्जन भी अगर आ गया, तो हो सकता है उसमें ग्लिचेस हो, उसमें एरर्स हो, उसमें प्रॉब्लम्स भर के हो। लेकिन जो पेड वर्जन होगा वो टोटली स्मूथ चलेगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, उसमें अपडेट्स आएंगी, जो कई बार आपको पायरेटेड वाले वर्जन्स में इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो यार ये भी एक चीज है। तो देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है पायरेसी के लिए। लेकिन आज के समय में जब अमीर लोग ही गेमिंग पीसी को
अफोर्ड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे वही लोग अब सोचें कि गेम को भी यहाँ पे जाके खरीद लेते, तो वो भी एक अलग ही डायरेक्शन यहाँ पे चल रहा है। हालांकि बात किया तो ये सारी पुरानी बातें हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है गेमिंग में, वो है नई क्लाउड गेमिंग। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इंडिया में क्लाउड गेमिंग कल्चर एक साल में इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, लेकिन फाइनली हो गया। क्योंकि पिछले एक साल के अंदर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स की एक्स क्लाउड जो गेम पास के साथ गेमिंग क्लाउड वाली सर्विस है, उसके सर्वर्स भी इंडिया में आ गए। एनवीडिया की GeForce नाउ भी इंडिया में आ गई। हालांकि दोनों में एक बात बता देता हूँ, एक्सबॉक्स का एक्स क्लाउड अगर अभी भी आप जाके खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, और किसी भी डिवाइस में जिसके अंदर सिर्फ एक स्क्रीन और ब्राउजर चलता है ना, उसके अंदर आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो। बदले में बस आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की यहाँ पे जरूरत होनी चाहिए, और आपका जो सिस्टम है उसमें ब्राउजर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आपको गेमिंग का एक अच्छा मजा यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर दिया, वो भी एज लो एज 500 रुपए पर मंथ के अंदर, जिसके अंदर लोगों को एक लिटरली एक्सबॉक्स जैसा जो गेमिंग कंसोल होता है ना, वो यहाँ पे उन्होंने अपने सर्वर में यहाँ पे लगा दिया। और ये देख के पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कि वो लोग यहाँ पे ये नहीं चाहते कि हम लोग आपको डायरेक्टली कंसोल यहाँ पे बेचे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो कंसोल आया नहीं उसका नया मार्केट में, लेकिन गेम क्लाउड वाली सर्विस आ गई, तो वो चाहता है कि हम आपको अपना गेम पास बेचें, ताकि आप लोगों को कंसोल है ना खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। आपके पास कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी स्क्रीन हो आपके पास, भले ही टीवी हो, उसके साथ आप एक कंट्रोलर अटैच करो, कुछ केसेस में कीबोर्ड माउस भी चल जाता है, और मोबाइल फोन में तो कुछ गेम्स के अंदर यहाँ पे टच कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगे कि आप ही की मशीन के अंदर चल रहा है गेम, लेकिन वो क्लाउड में रन हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम लिया। GeForce नाउ के बारे में बात की जाए तो वो फ्री में भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फ्री में उसकी वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुकी है, और उसके अंदर अगर आप पैसा दे के खरीदना भी चाहो तो भी उसके लिए अलग से वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। तो GeForce नाउ की एक अलग प्रॉब्लम है। हालांकि GeForce नाउ में बात की जाए तो एनवीडिया भी अपने सर्वर ले आया, और आज के समय में एनवीडिया अप टू RTX 5080 जैसा ग्राफिक कार्ड आपको प्रोवाइड कर देता है क्लाउड गेमिंग में। वो भी एक अपने लेवल में एक अलग ही चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। जहां ग्राफिक कार्ड गेमिंग का सामान इतना महंगा हो रहा है, वहां पे एनवीडिया आके बोलता है कि आप लोग है ना गेमिंग का सामान छोड़ो, हमसे सब्सक्रिप्शन ले लो और हम अपने डेटा सेंटर में आपका गेम चलाएंगे। देखो सच बात है कि एनवीडिया आज के समय में गेमिंग से कम और डेटा सेंटर वाले बिजनेस और सर्वर में बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है, और सीधी बात है कि उसने AI सर्वर जो खड़े करे आज के समय में, जिसपे इतनी बड़ी LLM रन हो रहे हैं, उनको चलाने के लिए एनवीडिया का GPU चाहिए, और एनवीडिया का GPU AI भी चला सकता है, गेमिंग भी करवा सकता है। तो एनवीडिया को लगाओ कि हमने अपने डेटा सेंटर सर्वर तो लगाई दे, चलो उस पर क्लाउड गेमिंग भी करवा देते लोगों को, ताकि जो लोग कंप्लेंट करते हैं उनको भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाए। यानी कि अब आपका मशीन बिल्कुल ही एक सेपरेट कहीं अलग लोकेशन पर होगा, आप एक गेम स्ट्रीम करोगे। हालांकि आज भी इंडिया के कंसेप्ट के हिसाब से नई चीज है, इंडिया में 5G 4G नेटवर्क अभी भी अनस्टेबल है, और आज भी अच्छे तरीके से स्मूथली यहाँ पे काम नहीं करता है। तो गेम है ना टेक्निकली आप उसे रन नहीं कर रहे हो, आप उसे स्ट्रीम कर रहे हो, तो वहां पे इनपुट लैग वगैरह चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, और क्वालिटी भी ऊपर नीचे थोड़ा हो सकती है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना। अक्रॉस द बोर्ड कंसिस्टेंट क्वालिटी इंडिया में जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके कारण आपको नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी अगर दो दुनिया की टॉप की कंपनीज अपना प्रॉपर क्लाउड गेमिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ला रही है ना, ये एक बड़ी बात तो मैं समझूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला फ्यूचर इंडिया में गेमिंग का क्या रहता है। देखो इंडिया के अंदर हमने GTA 6 का भी लॉन्च देखेंगे, हो सकता है उस चक्कर में प्ले स्टेशन काफी ज्यादा यहाँ पे बिक जाए, क्योंकि एक्सबॉक्स तो है नहीं, और जब GTA 6 PC पे लॉन्च होगा तब तक देखने वाली बात हो कि PC कंपोनेंट के प्राइसेस का यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि कंपोनेंट के प्राइस अगर कम नहीं होंगे, क्योंकि और GTA 6 PC पे लॉन्च होगा, तो यहाँ पे कई सारे लोगों को अपने PC डेफिनेटली अपग्रेड करने पड़ेंगे, क्योंकि GTA 6 कोई छोटा गेम नहीं होने वाला है, वो ऐसा गेम होने वाला है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छी खासी रैम या अच्छा खासा GPU लगेगा, और वो अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए कई लोगों को तो अपने PC अपग्रेड करने पड़ेंगे। लेकिन अब वो अपग्रेड होंगे कैसे होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में नहीं पता। और क्या पता GTA ये लोग यहाँ पे एनवीडिया अपने GeForce नाउ, एक्सबॉक्स अपने एक्स क्लाउड पे लिया, तो लोग पता चला क्लाउड गेमिंग में कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या रहता है। और मेमोरी क्राइसिस जैसा दुनिया में चल रहा है, तो गेमिंग कंसोल्स पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। सोनी का कहना है कि PlayStation 6 जल्दी तो लॉन्च होने नहीं वाला है, तो PlayStation 5 अगर जिन लोगों के पास से यूज कर रहे हो करते रहो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो उसका भी रेट यहाँ पे बढ़ गया है। और अगर हम लोग बात करें एक्सबॉक्स की, तो एक्सबॉक्स तो इंडिया में मिल ही नहीं रहा है जो नए कंसोल्स आ रहे हैं। और यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक सस्ते कंसोल पे काम कर रहा है जो एक मिनी PC जैसे काम करेगा, जिसमें विंडोज भी चलेगा, तो वो एक अलग कंसेप्ट पे लगे हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। बाय द वे ये है कुछ बातें इंडिया के अंदर गेमिंग से रिलेटेड, कि इंडिया में अभी गेमिंग का सीन यहाँ पे क्या चल रहा है। मोबाइल फोन हो गया, PC हो गया, कंसोल हो गया, हैंडहेल्ड हो गया, और क्लाउड गेमिंग हो गई, अलग अलग चीजें चल रही है। बाय द वे आपने इनमें से कितनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, और गेम आप कहाँ पर खेलते हो नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।